After dissolution, next topic is in vitro in vivo correlation. In short, IVIVC. First IV indicate in vitro, second IV in vivo, C for correlation. That means it is basically a mathematical model that describe in vitro properties like rate and extent of dissolution along with their relationship with the in vivo like absorption, like bioavailability, Cmax, Tmax. The name itself indicate if you are performing inside the lab and you are assuming that same will happen inside the body. Okay, in vitro means you are performing inside the lab and you are assuming, then that means when you take the same medicine, the same phenomena will happen inside the body. Okay, IVIVC, in vitro in vivo correlation. Okay, first see the definition. As I said, it is prediction. Okay, or it is the model which predicts the relationship between in vitro property like rate and extent of dissolution of any dosage form along with in vivo response like plasma concentration or amount of drug that will be absorbed. Okay, so basically the main objective of developing this type of model is to enable dissolution test to serve as surrogate. सरोगेट वर्ड अगर आप लोगों ने पहले सुना हुआ, किसी के बदले में, ऑन बिहाफ ऑफ, अल्टरनेट. ओके, सो सेम अगर आपने डिसोल्यूशन पैरामीटर अचीव किया हुआ है, देन आपको ये चीजें कंफर्म हो गई कि कितने टाइम पे कितनी ड्रग वहां से रिलीज होगी और जितनी रिलीज होगी उतनी ड्रग एब्जॉर्ब होगी. ओके, तो आपने परफॉर्म किया है इन विट्रो or you are assuming that same thing will happen inside the body. Okay, so यहाँ पे जो सरोगेट है वो कौन है? इन विट्रो. किसका सरोगेट है? इन विवो का. Okay, so now in case of in vitro you should know about the dissolution or release pattern of any dosage form. अब रिलीज पैटर्न हमने पहली बार बात नहीं कर, इससे पहले कई बार बात की है कि कोई भी मेडिसिन एकदम से रिलीज नहीं होती है ना, उसमें टाइम ड्यूरेशन है. तो आपको ये चेक करना है कि हर ड्यूरेशन पे कितनी परसेंट ड्रग रिलीज हो रही है. ठीक है, 1 घंटे पे, 2 घंटे पे, जितनी भी है उस टोटल आपको काउंट करनी है. आपने पिछले क्लास में बात किए थे जब डिसोल्यूशन मॉडल पढ़ा रहे थे, उसमें भी देखा था कि जो सैंपलिंग करते हैं 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 8 आवर तब तक करते जब तक के ऑलमोस्ट 90% ड्रग क्या हो जाए, रिलीज कर जाए. ओके, तो यहां पे आपके पास डिसोल्यूशन पैरामीटर्स आपको मिल गए हैं जब आपने लैब में परफॉर्म किया. अब जब ये चीजें आपको मिल गए, देन यू कैन प्रिडिक्ट कि 90% ऑफ ड्रग विल बी एब्जॉर्ब आफ्टर हाउ मच टाइम. क्योंकि आपने लैब में परफॉर्म किया, 90% आपने रिलीज करा दिया डिसोल्यूशन से, और आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जब ये मेडिसिन किसी भी पेशेंट को देंगे तो इतनी परसेंट ड्रग इतने टाइम पे रिलीज हो जाएगी, दैट मीन्स एब्जॉर्ब हो जाएगी. ओके, तो यही सारी चीज है. नाउ मेन द एप्लीकेशन ऑफ दिस IVIVC. First application to ensure batch to batch consistency in the physiological performance. Physiological, inside the body, inside the patient, of drug product by use of in vitro values. आपने क्या यूज किया है? इन विट्रो वैल्यूज. और सपोज कर लो एक बैच का आपने परफॉर्म किया, आप ये एज्यूम करते हो कि सेम चीजें जब सेम फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट बैच का डिसोल्यूशन पैरामीटर सेम रहेगा. इसका मतलब ये कि फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस भी सेम रहेगा. आपने परफॉर्म किया लैब में एक बैच का,
ठीक है, फॉर्मुलेशन सेम है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारी चीजें सेम है, एक्सिपिएंट भी आपने सेम यूज किया हुआ है, तो इससे क्या परफॉर्म हो गया, बैच टू बैच कंसिस्टेंसी इन द प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि सारे प्रोडक्ट का आप लैब में परफॉर्म भी नहीं करते हो, एक बैच से एक दो सैंपल निकालते हो और उसका परफॉर्म करते हो, और बाकी बैच को आप एज सच मार्केट में उसको रिलीज कर देते हो मार्केट के लिए। ठीक है, तो जब आपने एक बैच में से कुछ सैंपल निकाला, तो आपने जब परफॉर्म कर लिया और जब फॉर्मुलेशन सेम है, सारी चीजें सेम है, तो मान के चलो कि सेम पैरामीटर फॉलो करेगा नेक्स्ट बैच भी। तो यहाँ पे क्या, बैच टू बैच कंसिस्टेंसी। ठीक है, सेकंड, टू सर्व एज टूल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू डोजेस फॉर्म। आपने एक बैच से कुछ सैंपल निकाला, उसका परफॉर्म किया, उसके बाद आप सेम चीज को फॉलो करते हुए एक डेवलपमेंट करोगे डोजेस फॉर्म का। ओके, फ्रॉम विथ डिजायर्ड इन विवो परफॉर्मेंस। आपको ये पता है कि ये परफॉर्म बॉडी के अंदर किस तरह करने वाली है, सस्टेन रिलीज है, क्विक रिलीज है, 1 घंटे में रिलीज हो रही है, 4 घंटे में हो रही है, ये सारी चीजें आपको पहले से कंफर्म है, क्योंकि आपने लैब में परफॉर्म किया हुआ है एक बैच का, उसके अलावा आपको और परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। टू असिस्ट इन वैलिडेशन और सेटलिंग डिसोल्यूशन स्पेसिफिकेशन। आपने एक बैच से कुछ सैंपल निकाला, डिसोल्यूशन परफॉर्म किया, आपको ये पता कि डिसोल्यूशन के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन करनी चाहिए, आरपीएम चाहिए, ये सारी चीजें आपने कुछ सैंपल के लिए कर लिया। अब आपके पास डिसोल्यूशन स्पेसिफिकेशन आ गई उस पार्टिकुलर डोजेज फॉर्म की, अब बैच टू बैच आपको वापस से चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इतने सारे एप्लीकेशन है आईवी आईवीसी का। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं, लैब में परफॉर्म करना तो आसान है, आप जितनी मर्जी कर लो, 1 टैबलेट का कर लो, 10 टैबलेट का कर लो, आपको सारी चीजें मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन जब आप एनिमल की बात करेंगे, आपको मिलती नहीं है। पीएचडी लेवल पे भी अगर हम एनिमल की बात करें फॉर्मुलेशन के बाद, तो मैक्सिमम एक बार आपको 4 साल में एनिमल मिलेगी, एक बार, मुश्किल से 20-25 एनिमल, उसी में से आपको परफॉर्म करनी है। तो एनिमल एथिकल कमेटी की एक मीटिंग होती है, वहां पर आपको जस्टिफाई करनी पड़ती है कि हमने ये फॉर्मुलेशन बनाई है, उसके लिए हमें इसको चेक करने के लिए हमें इतने एनिमल चाहिए। आप अगर जस्टिफाई कर दिए कमिटी के सामने में, तभी तो आपको एनिमल मिलेंगे। नाउ द लेवल ऑफ को रिलेशनशिप। तो एज यू कैन सी, ये कौन सा ग्राफ है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, कौन सा, स्ट्रेट नहीं, ये कौन सा, ये वाला इस तरह का ट्रायंगल है। चलो ठीक है, ट्रायंगल में फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल। ओके, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, लेवल मल्टीपल लेवल। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेवल ए की। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो एरिया है, एरिया पे मत जाए, ये नंबर 1 पे है, लेवल ए इज नंबर 1। हेयर पॉइंट टू पॉइंट रिलेशनशिप। अब पॉइंट टू पॉइंट में आप समझो, आपने डिसोल्यूशन परफॉर्म किया, कितने टाइम आपने सैंपलिंग की है, सपोज कर लो 5 टाइम्स की है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टाइम्स आपने ब्लड सैंपल लिया है, किससे, पेशेंट से। ठीक है, हर टाइम पे जो यहाँ परसेंट रिलीज है वहां को रिलेट कर रहे हैं और ये मैच कर रही है एवरी टाइम। हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ कोरिलेशन, लेवल ए, हाईएस्ट कैटेगरी, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट पॉइंट टू पॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन इन विट्रो डिसोल्यूशन एंड इन विवो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा ना। आपने डिसोल्यूशन परफॉर्म किया 5 टाइम इंटरवल पे, और आपने ब्लड सैंपल भी 5 टाइम पे कलेक्ट किया। हर टाइम पे जो परसेंट यहाँ पे डिसोल्यूशन में शो कर रहा था, वहां पे भी मैच कर गया एवरी टाइम। इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ कोरिलेशन और पॉइंट टू पॉइंट रिलेशनशिप। किसमें है ये, लेवल ए में। और जब आप ग्राफ देख रहे हैं तो लेवल ए का जो एरिया है वो छोटा, उसको मत देखिए आप,
ये देखिए ये नंबर 1 पे है। ओके, तो पॉइंट टू पॉइंट रिलेशनशिप किस में है? लेवल ए में। दैट मीन्स एवरी टाइम इट विल मैच टू इन विट्रो मैच टू इन विवो। दैट मीन्स इट इज सुपर इम्पोजेबल। आप बोलते ना सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे का क्या होगा? मिरर इमेज। एक के ऊपर अगर दूसरा डाल देंगे तो एक दिखेगा नहीं दूसरा, है ना? 100% मैच कर रहा है। So in vitro dissolution and in vivo absorption rate curves are superimposable, and mathematical description for both curve is the same, 100% matching. Okay, here comparison of fraction of drug absorbed, कहाँ पे absorbed होता है? In vivo. Okay, and fraction of drug dissolved in vitro to obtain linear correlation. Okay, most informative and very useful from the regulatory perspective. इसका मतलब यह है कि जब भी अगर हम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हमें लेवल ए चेक करना पड़ेगा। अगर आपको न्यू डोजेस फॉर्म आपने डेवलप किया हुआ है और उसका आईवी चेक करना है, तो अगर आपने लेवल ए चेक कर लिया है तो इट इज प्रिडिक्टिव मॉडल और इट इज सफिशिएंट टू डेवलप न्यू डोजेस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? 100% मैच कर रहे हैं, 100% लेवल ए। एक एग्जांपल हमने मेंशन किया, कोरिलेशन बिटवीन परसेंट थियोफाइलिन डिसॉल्व इन विट्रो एंड परसेंट थियोफाइलिन एब्जॉर्ब आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सटेंडेड रिलीज प्रोडक्ट। एक साइड में हमने क्या किया है? इन विट्रो, और दूसरे साइड में इन विवो, परसेंटेज एब्जॉर्ब। हर पॉइंट एक दूसरे से मैच कर रहा है ना, हर पॉइंट। दैट इज नोन बाय लेवल ए, पॉइंट टू पॉइंट 100% मैचिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब आते लेवल बी। इसके एडवांटेज पढ़ लीजिए। पॉइंट टू पॉइंट रिलेशनशिप, in vitro dissolution curve serve as surrogate for in vivo performance. Any change in manufacturing procedure or modification in formula can be justified without the need of additional human studies. कोई भी आप चेंज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स, आपने एक्सिपिएंट चेंज कर दिया, आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन चेंज कर दिया, तो आपको नेक्स्ट टाइम ह्यूमन स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लैब में परफॉर्म करना है और ये अज्यूम करना है कि सेम चीजें वहां पे भी परफॉर्म होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार लेवल एक कोरिलेशन मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, लेवल बी कोरिलेशन, इट यूटिलाइजेज स्टैटिस्टिकल मोमेंट एनालिसिस। ये मैथ के टर्म्स में बात करें, स्टैटिस्टिक्स का बात किया हुआ है, पहले पढ़ा हुआ कभी स्टैटिस्टिक्स? क्या होता है इसमें? बहुत सारे डेटा आते हैं हमारे पास, उसको इंटरप्रेट करते हैं और फिर एक तरह का हाइपोथेटिकल प्रिडिक्शन है किसी भी पैरामीटर का ग्राफ के थ्रू। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन नहीं है, यहाँ पे मीन या मीडियन जो कहिए वो रिलेशनशिप पे आ रहे हैं। आपने 5 पॉइंट पे लिया, उसका एवरेज निकाला मीन, फिर आपने एब्जॉर्प्शन का 5 पॉइंट लिया, उसका मीन निकाला, वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो यू कैन से द मीन इन विट्रो डिसोल्यूशन टाइम इज कंपेयर टू इधर मीन रेसिडेंस टाइम और मीन इन विवो डिसोल्यूशन टाइम। ओके, सो इट कंपेयर्स मीन डिसोल्यूशन टाइम in vitro to mean dissolution time in vivo or mean dissolution time in vitro to mean residence time. mean residence time का मतलब कितने टाइम तक बॉडी के अंदर किस पार्टिकुलर ऑर्गन में वो ड्रग रह रही है। ओके, also in vitro dissolution rate constant will be compared to absorption rate constant.
तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रिलेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, मीन है। जैसे आपने 5 पॉइंट लिया, उसका मीन निकाला, इधर भी आपने 5 पॉइंट लिया, उसका मीन निकाला, वो आपस में मैच कर रहे हैं। हो सकता है कि 5 पॉइंट में 1-2 मैच भी कर जाए, हो सकता है कि नहीं भी करे। ठीक है, दिस इज ऑफ लिमिटेड इंटरेस्ट एंड लीस्ट यूजफुल फॉर रेगुलेटरी पर्पस because more than one kind of plasma curve produce similar MRT। अगर आप प्लाज्मा कर्व की बात करेंगे तो हो सकता है कि कई अलग अलग प्लाज्मा कर्व सेम MRT को रिप्रोड्यूस करें। ओके, इट इज फॉर दिस रीजन दैट वन कैन नॉट rely upon level B correlation to justify changes in manufacturing or modification in formula। अगर आपने चेंज किया हुआ मॉडिफिकेशन या आपने मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स को चेंज किया हुआ तो इस वाले लेवल को आपको फॉलो नहीं करना। किसको फॉलो करना है, लेवल ए को, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या निकाला, मीन निकाला है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं निकाला। सेम ग्राफ बट हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या चेंज कर दिया, मीन चेंज कर दिया। मीन डिसोल्यूशन टाइम इन विट्रो, मीन रेसिडेंस टाइम इन विवो। लेवल बी, नाउ लेवल सी, इट इज सिंगल पॉइंट कोरिलेशन। Single point, that means one dissolution time point, for example T40, T20 to one pharmacokinetic parameter, for example Cmax, Tmax, T half और AUC। इसमें से कोई एक पॉइंट इसमें से किसी एक पॉइंट से मैच कर जाएगा, वन पॉइंट कोरिलेशन। हो सकता है कि T50 मैच कर जाए, हो सकता है T20 मैच कर जाए, T30 मैच कर जाए, है ना, इस सारे पैरामीटर में से किसी एक के। ओके, फर्स्ट में पॉइंट टू पॉइंट, सेकंड में मीन, थर्ड में वन पॉइंट रिलेशन। ओके, सी मैक्स पता ही है, टी मैक्स पता ही है, टी हाफ भी पता है, AUC भी पता है। ओके, लेवल सी कोरिलेशन कैन बी यूजफुल ओनली एज ए गाइड in early stage of formulation development when pilot formulations are being selected। अब पायलट फॉर्मुलेशन का मतलब यह है कि जैसे आपके पास बहुत सारे फॉर्मुलेशन है, उसमें से एक बैच को आपने सेलेक्ट कर लिया और उसका आपने सारा पैरामीटर्स को टेस्ट किया, और अगर सब इसने सबको फॉलो कर दिया तो आप मान के चलो कि उसी पायलट के अकॉर्डिंग आप बाकी फॉर्मुलेशन बनाओगे, है ना। So it is the lowest level of correlation, highest लेवल पे A, C lowest लेवल पे। और इसके बाद आते हैं मल्टीपल लेवल, नाम से ही पता है। इसमें देख लीजिए, इसमें कोई भी एक पॉइंट किसी एक पॉइंट से मैच कर रहा है। सपोज कर लो AUC से मैच कर रहा है, MDT, तो हमने MDT निकाल दिया। मल्टीपल लेवल कोरिलेशन, here one or more pharmacokinetic parameters। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में कौन कौन से आ गए, AUC, Cmax, Tmax, T50 कुछ भी, टू द परसेंट ड्रग डिजॉल्व एट सेवरल पॉइंट टाइम। बहुत सारे पॉइंट टाइम पे वो मैच कर रहे हैं। ये एक ही फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, कोई भी एक पैरामीटर्स ले लो, और ये बहुत सारे सेवरल टाइम पे उसको मैच कर रहे हैं। दैट इज नोन बाय मल्टीपल लेवल कोरिलेशन। इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन मिनिमम 3 डिसोल्यूशन टाइम। मिनिमम 3 तो लेंगे ही ना, तभी तो मल्टीपल होगा, एक से तो मल्टीपल होगा नहीं। मिनिमम 3 पॉइंट ऑफ डिसोल्यूशन टाइम विच कवर अर्ली, मिडिल एंड लेट स्टेज ऑफ डिसोल्यूशन प्रोफाइल। सपोज कर लो कि एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स आपने ले लिया, कोई सा भी एक, ठीक है, और फिर जब आपने डिसोल्यूशन परफॉर्म किया तो एक ही पैरामीटर्स 3 अलग अलग टाइम पे उसको फॉलो कर रहे हैं।
एक ही पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने बात किया, एक पैरामीटर्स का नाम बता दो, सी मैक्स ले लो। सी मैक्स अगर आपने बात किया कि कंसंट्रेशन मैक्सिमम उसकी 4 घंटे पे है, ठीक है, आपने एक बार परफॉर्म कर दिया 4 घंटे पे। आपने फर्स्ट टाइम जब परफॉर्म किया तो आपने लिया था अर्ली स्टेज, मान के चलो स्टार्टिंग के 2 घंटे पे। अब आपने बीच वाले टाइम पे लिया 4 आवर्स पे, उस टाइम सी मैक्स फिर निकाले। और फिर आपने लेट स्टेज में कोई एक्स्ट्रा ले लिया, उस टाइम सी मैक्स निकाले। ये तीनों ही आपस में मैच करनी चाहिए। देखो वैल्यू चेंज हो जाएगी उसी प्रोपोर्शनल में। ये वाली एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स 3 अलग-अलग लेवल पे जब आपने डिसोल्यूशन परफॉर्म किया उसी के अकॉर्डिंग मैच करनी चाहिए, पहले के जैसा। जैसे 2 घंटे में अगर इतने परसेंट रिलीज हुई तो 4 घंटे में इतनी होनी चाहिए। ये नहीं कि 4 घंटे पे उतनी, उसी के अकॉर्डिंग फॉलो होनी चाहिए 3 अलग-अलग टाइम पे। दैट इज नोन बाय मल्टीपल लेवल कोरिलेशन। टोटल आपके हो गए IVC लेवल A B C। ए में डिसोल्यूशन कर्व, पॉइंट टू पॉइंट एब्जॉर्प्शन कर्व, पॉइंट टू पॉइंट। सेकंड में मीन डिसोल्यूशन टाइम और यहां पे मीन रेसिडेंस टाइम। थर्ड में कोई एक, हाँ इसमें से भी कोई सा भी, वहां पे कोई से भी एक में, ठीक है। और मल्टीपल में किसी एक पैरामीटर्स 3 अलग-अलग टाइम पे मैच करने चाहिए, ठीक है। यहां मेंशन है पॉइंट टू पॉइंट बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मोमेंट, सिंगल पॉइंट रिलेशनशिप एंड मल्टीपल सी। ये ओवरऑल आपका IVC का टेबल फॉर्म है ना। ओके, ये तो हो गया आपका IV कोरिलेशन। नेक्स्ट है बायो इक्विवेलेंस स्टडी। बायो अवेलेबिलिटी पढ़ लिया, IV कोरिलेशन पढ़ लिया, डिसोल्यूशन मॉडल पढ़ लिया। बायो इक्विवेलेंस, बायो अवेलेबिलिटी से मिलता जुलता है, क्या है ये? कंपैरिजन ऑफ BA ऑफ 2 और मोर आइडेंटिकल टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। आइडेंटिकल टाइप, अब ये नहीं है कि एक आपने टैबलेट का कर लिया और एक जाकर के आपने सिरप का कर लिया। आइडेंटिकल टाइप, ठीक है। और बेसिकली ये बहुत फायदे की चीज है, क्योंकि आपने नाम सुना होगा ब्रांडेड कंपनी और जेनेरिक। जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेनेरिक को क्या होता है ना कि उसका पेटेंट नहीं होता, सरकारी चीजें होती है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होती है, बल्कि इफिकेसी भी सेम प्रोवाइड करती है। लेकिन है ना कि मार्केट में जो ब्रांडेड चीज है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है ना, उसको लोग ज्यादा पूछते हैं। तो बायो इक्विवेलेंस स्टडी इसीलिए परफॉर्म की जाती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ BA of 2 or more product, that means formulation which contain same API, they are said to be bioequivalent if their rate and extent of absorption is same। अगर आपने 2 तरह के टैबलेट लिए हैं सेम API के और उन दोनों को अगर आपने मेजर किया उसकी BA, और अगर वो दोनों सेम BA है तो उसको बोलेंगे बायो इक्विवेलेंट। बायो इक्विवेलेंट मीन्स दे शो सेम रेट, सेम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या डिफरेंस होगा दोनों में फॉर्मुलेशन में? टॉक्सिक, टॉक्सिक से मतलब नहीं है। यहां पे अगर आपने ये डिफरेंशिएशन, उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? कोटिंग का भी नहीं होगा, उसमें एक्सिपिएंट हो सकते हैं चेंज हो। API तो सेम है, एक्सिपिएंट चेंज हो सकते हैं। सरकारी जो चीज होगी सस्ती वाली यूज किए होंगे, और जो आप प्राइवेट वाले चीज होते हैं वो महंगी वाली यूज किए होंगे, क्योंकि API तो आप चेंज नहीं कर सकते। API चेंज कर लिया तो फिर आप कंपेयर कैसे करेंगे? API तो सेम ही होगा ना। हाँ, so basically it receive increasing attention because of increased availability and importance of generic drug।
Okay, and it is useful to compare two products so as to compare their biological equivalence. अगर आपने बीए चेक कर लिया, बीए तो आपने लैब में परफॉर्म करते हैं ना, बीए आपने जैसे चेक कर लिया तो आप ये समझ लो कि बायोलॉजिकल भी ये इक्विवेलेंट है। बॉडी के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन रेट, बॉडी के अंदर उसकी इफिकेसी या जो भी उसकी जो टारगेट है वो उसको अचीव कर रहा, दोनों सेम रेट से, है ना। इसी को बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस स्टडी। ये देखो बायो इक्विवेलेंस प्रॉब्लम्स कहाँ पे आते हैं बेसिकली। These are the point where you can see the problems of bioequivalence. First, API has low solubility in water. अगर solubility कम है API की, हालांकि दोनों में सेम API है, solubility दोनों की सेम होगी, लेकिन कभी कभी हम solubility बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज कर लेते हैं। किसी टेबलेट में हमने यूज कर लिया, किसी में यूज नहीं किया, तो क्या होगी, दोनों की बायोलिटी में डिफरेंस आ जाएगी। एपीआई दोनों की सेम है, लेकिन अगर सोलिबिलिटी ठीक ठाक है, उसमें अलग से हमने कोई मेथड अप्लाई नहीं किया सोलिबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो चाहे वो जेनेरिक ड्रग है या ब्रांडेड ड्रग है, सोलिबिलिटी दोनों की सेम आ जाएगी और फिर वो दोनों बायो इक्विवेलेंट हो जाएगी। लेकिन अगर सोलिबिलिटी कम है और ब्रांडेड में आपने किसी मेथड से उसकी सोलिबिलिटी बढ़ा दी है और जेनेरिक में तो उतना हम प्रोसीजर को फॉलो करते नहीं है, तो वहां पे ये चीजें डिफरेंस आ जाएगी। ठीक है, स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट सच एज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एक्सिपिएंट एंड लुब्रिकेंट में इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन। पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने, लुब्रिकेंट और ये सारी चीजें, डाइल्यूएंट, बाइंडर, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, तो उस कंडीशन में भी होती है ना, डिसोल्यूशन कम हो जाती है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, उस कंडीशन में बायोइक्विवेलेंस स्टडी में प्रॉब्लम आएगी। Active ingredient absorbed in particular segment of GIT. ठीक है, the degree of absorption of API ingredient is poor when administered in pure form. अगर pure form में अगर आपने ले लिया, जेनरिक को एक तरह से बोल सकते हैं प्योर फॉर्म है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सिपिएंट का कंसंट्रेशन है नहीं, तो अगर आपने प्योर फॉर्म में ले लिया तो एब्जॉर्प्शन का जो है डिग्री या एब्जॉर्प्शन की परसेंटेज डाउन हो जाएगी एज कंपेयर टू ब्रांडेड में, देन फिर वहां पे ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारे रीजन है बायोइक्विवेलेंस स्टडी के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है तो। दो तरह के बायोइक्विवेलेंस स्टडी होती है, एक तो इन विवो, इन विट्रो। नाम से ही पता है कहां पे परफॉर्म करेगा, इन विट्रो लैब में, और इन विवो बॉडी के अंदर। किसमें परफॉर्म करते हैं, ओरल इमीडिएट रिलीज प्रोडक्ट विद सिस्टेमिक एक्शन, इंडिकेशन ऑफ सीरियस कंडीशन विच रिक्वायर नैरो थेरेपेटिक मार्जिन है, या फार्माकोकाइनेटिक कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर एब्जॉर्प्शन लेस देन 70% है या फिर एलिमिनेशन ग्रेटर देन 70% है। कौन सा एलिमिनेशन, प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन। इसका मतलब यह है कि मेटाबॉलिज्म, प्री सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म उसका ग्रेटर देन 70% है। 70% से ज्यादा ये मेटाबोलाइट हो गया जहां पे पहुंचना था उससे पहले ही, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी एंजाइम, तो वो तो मेटाबोलाइट हो गया। अब जो एक्शन शो करना था वो एक्शन शो ही नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, या फिर एब्जॉर्प्शन ही बहुत कम है तो भी वही दिक्कत आएगी। इन विवो में जो परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने बताई थी बायो अवेलेबिलिटी का सेम मेथड फॉलो करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकाइनेटिक में हमने ये दोनों पढ़ा था, प्लाज्मा लेवल टाइम प्रोफाइल एंड यूरिनरी एक्सक्रीशन रेशियो मेथड। इसमें भी 3 पैरामीटर हमने पढ़ा था, सी मैक्स, टी मैक्स, AUC। इसमें भी 3 पैरामीटर पढ़ा था हम लोगों ने, dxu/dt मैक्स, TU मैक्स और एक और, हाँ, फ्रॉम 0 to infinity। ये तीनों पैरामीटर यहाँ पे भी हमें परफॉर्म करनी है। फार्माकोडायनामिक में एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स,
और थेरेपेटिक रेस्पॉन्स से हम लोग ये परफॉर्म करते हैं। ये भी दोनों हम उसमें भी परफॉर्म करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी में भी, जहां पे चेक करते हैं। ईसीजी होता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ईईजी इलेक्ट्रो इन, जो एक कार्डियक के इम्पल्स को शो करते हैं, एक ब्रेन के इम्पल्स को शो करते हैं। वो उसी से हम बोलते हैं एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। उसी के थ्रू हम रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। ठीक है। इन विट्रो में कैसे परफॉर्म करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इन विट्रो तब परफॉर्म करेंगे जब हमारा इन विवो परफॉर्म या तो हो नहीं पा रहा या किसी रीजन से कंप्लीट नहीं हो पाया। इफ नन ऑफ द above criteria is applicable, comparative in vitro dissolution study will be sufficient. In vitro study, that means dissolution study can be used in place of in vivo bioequivalence under certain circumstances called as biowaiver. बायोवेवर का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि इन प्लेस ऑफ इन विवो हम इन विट्रो बायोइक्विवेलेंस स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बदले में, है ना। बायोवेवर का मतलब यहाँ पे क्या है? इन प्लेस ऑफ इन विवो हम क्या कर रहे हैं? इन विट्रो बायोइक्विवेलेंस स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। ये सारे कंडीशन हैं जब हम परफॉर्म करेंगे तो इन विट्रो में क्या क्या होनी चाहिए? कॉम्पोजिशन इज द सेम, प्रोडक्ट बोथ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय द सेम मैन्युफैक्चरर एट द सेम प्रोडक्शन साइट। ठीक है। उसके बाद बायो अवेलेबिलिटी और बायोइक्विवेलेंस स्टडी हैज बीन परफॉर्म विद ओरिजिनल प्रोडक्ट under the same test condition, that means in vitro dissolution rate is the same. अब सपोज कर लो कि हमने एक चीजें यहाँ परफॉर्म की इंडिया में, और एक चीजें अगर हम दूसरे कंट्री में परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि वैल्यू में थोड़ी सी चेंज आ जाए ड्यू टू इन्वायरमेंट कंडीशन, मे भी पॉसिबल है। तो आपको क्या करनी है? एक ही जगह पे परफॉर्म करनी है दोनों बैच को, दोनों तरह के प्रोडक्ट को, ताकि जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो कहीं पे भी एब्जॉर्प्शन पे या डिसोल्यूशन पे फर्क नहीं पड़नी चाहिए, है ना। एंड द ड्रग प्रोडक्ट शुड मीट ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट। ये सारे रिक्वायरमेंट को फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट है, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और solubilized form. Second, it should contain API in same concentration as the approved drug product. Concentration अगर आप चेंज कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर डिसोल्यूशन प्रोफाइल में भी चेंज हो जाएगा। The product contain no excipient known to significantly affect absorption of the API. ऐसा कोई सी भी एक्सिपिएंट आप ऐड नहीं करेंगे जिसके वजह से एब्जॉर्प्शन पे फर्क आ जाए। तो ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करनी चाहिए, तभी आप इन विट्रो बायोइक्विवेलेंस स्टडी परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ये लैब में परफॉर्म करना होता है और लैब में इन्वायरमेंट का भी बहुत सारा फैक्टर है ना, इन्वायरमेंट का भी। तो हमें सेम लैब में परफॉर्म करना बेस्ट रहेगा या सेम इन्वायरमेंट में परफॉर्म करना बेस्ट रहेगा। अदरवाइज हो सकता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कहीं ना कहीं आपको डिसोल्यूशन, या हो सकता है कि बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं ना कि स्टार्टिंग में उसकी मशीन सही से नहीं चल रही है, उस वजह से अगर रीडिंग में चेंज आ गए तो आपको लगेगा कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ कमी है ना। सेम चीज़ होनी चाहिए। अगर सेम पैरामीटर हर जगह फॉलो है, सेम इक्विपमेंट भी आपने यूज़ किया हुआ है, तो फिर उसके बाद अगर चेंजेस आते हैं तो आप मान सकते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर चेंजिंग है। तो ये है आपके बायोइक्विवेलेंस स्टडी।